you. Today our topic is deposit. डिपॉजिट सेक्शन डील करता है 73 से लेके 76 तक और इसके अंदर लगते हैं कंपनीज के रूल 2014 वाले। डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कोई भी अगर एक पर्सन है, अगर उसने पैसा थोड़ा थोड़ा करके वो जोड़ना शुरू करता है तो क्या करता है कि उसके पास कुछ पैसा आइडल में पड़ा हुआ है। जो पैसा वो आइडल में पड़ा वो क्या करता है कि वो पैसा कहीं इन्वेस्ट कर देता है, किसी कंपनी को पैसा दे देता है, कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट कर देता है, बैंक को दे देता है, बैंक की एफडी में इन्वेस्टमेंट कर देता है। बट ये जो डिपॉजिट्स है, ये डिपॉजिट्स एफडी वाला है। अगर आपको बैंक रेट दे रहा है 6%, तो आपको जो प्राइवेट कंपनी है वो आपको रेट देगी 10%। तो ये डिफरेंस होता है जब आप बैंक को पैसा रखवाते हो अपने सेविंग के अंदर, या आप एफडी करवाते हो, बैंक 6% दे रहा है, तो आप वही पैसा अगर कहीं और दे के 10% कमा सकते हो। तो इस डिपॉजिट के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस हैं वो पढ़ने हमने। कंपनी फंड ऑब्टेन करती है, डिपॉजिट्स अपने मेंबर से कर सकती है। कंपनी कहाँ कहाँ से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है? अपने मेंबर से और पब्लिक से। दो तरह से कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। और डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का मेन रिक्वायरमेंट ये है कि उन्हें रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वर्किंग कैपिटल के लिए। तो इसलिए आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है एज़ कंपेयर टू अदर बैंक्स। तो इसके अंदर प्रोविज़न जो डील करना है, पब्लिक डिपॉजिट्स का डील करना है, जो कि बोरिंग के अंदर आता है। ये एक तरह की बोरिंग ही है पब्लिक कंपनी की। और इसके अंदर जो डिपॉजिट्स हैं वो सिक्योर्ड भी हो सकते हैं और अनसिक्योर्ड भी। मतलब डिपॉजिट के अगेंस्ट आप प्रॉपर्टी भी दे सकते हो, अगर नहीं भी दी तो वो अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स बोले जाते हैं और बोरिंग। 73 सेक्शन डील करता है और 76 सेक्शन डील करता है। ये दो सेक्शन डील करते हैं डिपॉजिट से, पब्लिक डिपॉजिट और मेंबर से जो डिपॉजिट है उससे रिलेटेड। अब इसके अंदर हमने बस ये आगे ये पढ़ना है कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जो एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट्स। देखो, बैंकिंग कंपनी, बैंक में तो हर बंदे का खाता है, हर बंदा डिपॉजिट रखाता है, तो उस पर ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि बैंक का काम ही यही है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या बताया था, एनबीएफसी क्या होती है। एनबीएफसी लोगों को उधार देती है और उनसे पैसा भी लेती है। अगर कुछ लिमिट, स्पेसिफाइड लिमिट क्रॉस कर देती है, जैसे 500 करोड़ रुपए उन्होंने पब्लिक में बांट दिए, तो उस केस में उन्हें राइट मिल जाता है कि 100 करोड़ तक वो बोरिंग उठा सकते हैं, पब्लिक से पैसा उठा सकते हैं। बट डस नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। ये पब्लिक डिपॉजिट का काम नहीं है, ये पब्लिक डिपॉजिट्स के अंदर नहीं आएगा क्योंकि एनबीएफसी जस्ट लाइक अ बैंक, जैसे बैंक फंक्शन करता है वैसे ही एनबीएफसी फंक्शन करती हैं। बट एनबीएफसी का करने का तरीका, उसकी नॉर्म्स बिल्कुल डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू बैंक। तो यहाँ पे एनबीएफसी को भी ये सेक्शंस अप्लाई नहीं होंगे। ये सेक्शन अप्लाई उन कंपनीज को होंगे जो ना कि बैंकिंग से रिलेटेड काम करती है, ना फाइनेंशियल लोन देती है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। अगर ये पैसा अगर डिपॉजिट करती है, पब्लिक से मांगती है पैसा इन अ फॉर्म ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, तो उस केस में उन्हें अप्लाई होगा ये प्रोविज़न। अब इन्हें प्रोविज़न लेंगे सेक्शन 73 एंड 76 के दो प्रोविजंस हैं जो डिपॉजिट्स के अप्लाई होंगे इन्हें। एमसीए ने क्लैरिफाई कर दिया है कि जो पैसा आप रिसीव करते हो प्राइवेट कंपनी, अगर वो पैसा रिसीव किया है 1/4/2014 से पहले,
that does not form part of deposit under Companies Act 2013। और अगर उसकी रिन्यूअल आती है या एक्सेप्टेंस होती है और जो कि 1 तारीख के बाद आएगी 1 अप्रैल 2014, तो वो उस केस में इसके अकॉर्डिंग डील किया जाएगा। अगर कोई भी डिपॉजिट्स आप एक्सेप्ट करते हो आफ्टर 1 अप्रैल 2014, देन यू हैव टू डिस्क्लोज रेलेवेंट प्राइवेट कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपने नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर कितना उन्होंने पब्लिक डिपॉजिट किया है, या फिगर अमाउंट मेंशन करना पड़ेगा कितना उन्होंने मेंबर से डिपॉजिट रखवाया। अब डिपॉजिट्स कितने तरह के होते हैं, मतलब कैसे आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। एक तो मैं मेंबर से डिपॉजिट ले रहा हूँ, एक मैं पब्लिक से डिपॉजिट ले रहा हूँ। मेंबर से मैं डिपॉजिट ले सकता हूँ चाहे वो पब्लिक कंपनी है चाहे वो प्राइवेट कंपनी है। सेक्शन 73 एप्लीकेबल होता है इसके अंदर। 73 आपको बस यही बताता है कि आप एक्सेप्ट कर सकते हो डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर बट बाय पासिंग ए रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। कुछ कंडीशंस हैं वो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी, उसके बेसिस पे आप मेंबर से पैसा उठा सकते हो। सेक्शन 76 डील करता है अगर पैसा आप बोरो कर रहे हो, डिपॉजिट्स रखवा रहे हो आप पब्लिक से, तो उस केस में ओनली एलिजिबल कंपनी ही बोरो कर सकती हैं पब्लिक डिपॉजिट से। एलिजिबल कंपनी वो पब्लिक कंपनी होंगी जिनकी टर्नओवर जो नेट वर्थ 100 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए और टर्नओवर उनकी 500 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हैं, ओनली यू आर एलिजिबल फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। तो इस स्लाइड के अंदर, इस वीडियो के अंदर हमने बस मेन चीज़ दो पढ़नी है आज, सेक्शन 73 एंड 76। बाकी जो प्रोविजंस हैं वो कवर करूँगा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अब हम केस 1 कर रहे हैं। कौन कौन से प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं अगर आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हो फ्रॉम मेंबर। केस 1, अगर मैं डिपॉजिट एक्सेप्ट करता हूँ फ्रॉम मेंबर, देखो कुछ प्रोहिबिशन लगाई हुई है। सेक्शन 73(1) आपको बताता है कि कोई भी कंपनी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, इनवाइट नहीं कर सकती, रिन्यू नहीं कर सकती अनलेस जब तक वो स्पेसिफाइड नहीं करे रूल। सेक्शन का फुलफिलमेंट नहीं करेगी तब तक ये नहीं होगा। आपको 76 सेक्शन को, अगर आपने पब्लिक से बोरिंग करनी है तो 76 सेक्शन को फुलफिल करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं आप बोरिंग कर सकते। इसके अंदर हमने पहले ही पढ़ा था कि ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता किस पे, बैंकिंग कंपनी पे नहीं होता, एनबीएफसीज पे नहीं होता, और कुछ और कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टिंग विद द आरबीआई अगर स्पेसिफाइड कर दें तो उन्हें भी नहीं होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 73 सबसेक्शन 2। आप बोरिंग कर सकते हो प्रोवाइडेड आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे कि आपको एक सर्कुलर देना पड़ेगा हर एक मेंबर को। सर्कुलर के अंदर क्या क्या होगा, फाइनेंशियल पोजीशन होगी कंपनी की, क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन किया है कंपनी ने, और कितने मेंबर्स हैं जो एग्जिस्टिंग डिपॉजिटर्स हैं और उनका कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहता है। ये सर्कुलर के अंदर बना के एक सर्कुलेट करनी है कॉपी आरओसी को 30 दिन के अंदर आप दोगे, विदिन 30 days बिफोर द डेट ऑफ इश्यू ऑफ सर्कुलर। 30 दिन के अंदर जब आप डिपॉजिट करने जा रहे हो
सर्कुलर को, तो उसके 30 दिन के अंदर आप इसे आरओसी को दो। इसके अंदर एक और कंडीशन है, आपको मेंटेन करना पड़ेगा पैसा लिक्विड फंड के अंदर। अगर कंपनी एक्सेप्ट कर रही है डिपॉजिट, तो कंपनी को 30th डे एवरी ईयर जो डिपॉजिट्स अगले साल पे करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आज चल रहा है 2021 में मुझे 100 करोड़ पे करने पब्लिक डिपॉजिट्स के, या मेंबर से जो डिपॉजिट लिया था मुझे पे करना है। जो मैच्योरिटी डेट है 2021 से एक साल पहले, मतलब 30 अप्रैल तक मुझे 20% मिनिमम कंडीशन ये है कि उसका 20% मुझे डिपॉजिट रखना पड़ेगा लिक्विड फॉर्म के अंदर। ये मैं शेड्यूल बैंक के अंदर रख सकता हूँ, एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोल के, और ये बोला जाएगा डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। आपको बात समझ आई इसका? लिक्विड फंड का मतलब होता है कि आपने लिक्विड में, आपके पास पैसा हर टाइम होना चाहिए। अगर मैंने पब्लिक डिपॉजिट्स पैसा रखा हुआ है या मेंबर से कोई डिपॉजिट रखा हुआ है और उसकी मैच्योरिटी पीरियड नेक्स्ट ईयर 2021 में, तो मुझे एक साल पहले, मतलब 30 अप्रैल से पहले, 30 अप्रैल 2020 से पहले इसका 20% जो मैंने पे करना है, उसका 20% मेरे पास लिक्विड फॉर्म के अंदर मेंटेन होना चाहिए शेड्यूल बैंक के अंदर, और मुझे एक रिज़र्व के अंतर्गत एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। उस रिज़र्व का नाम होगा डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट इन एग्जिस्टिंग डिपॉजिट। अगर आपने कोई डिफ़ॉल्ट किया, वैसे तो एक सर्टिफिकेट जाता है कि कंपनी ने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया, किसी भी रीपेमेंट के लिए कोई डिपॉजिट्स पीछे अगर अर्लियर कंपनी ने लिया है तो कोई डिपॉजिट्स में डिफ़ॉल्ट नहीं किया। बट प्रोवाइडेड, मान लो अगर कंपनी ने डिपॉजिट को डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो डिफ़ॉल्ट अगर कर दिया तो डिफ़ॉल्ट को जब गुड किया, जब डिफ़ॉल्ट का पैसा दिया, उसके 5 साल के बाद ही कंपनी पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। तो लॉक इन पीरियड है। अगर आपने कोई पहले पब्लिक डिपॉजिट रखा था अपने पास और उसे रीपेमेंट नहीं कर पाए, जब उसकी आपने रीपेमेंट की, उसे बोलता है कंपनी मेड गुड द डिफ़ॉल्ट। जब डिफ़ॉल्ट गुड किया आपने, रीपे किया, उसके 5 साल के बाद, 5 साल ख़त्म होने के बाद ही आप आगे फर्दर डिपॉजिट एक्सेप्ट करवा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है, जो डिपॉजिट्स रखे हैं वो सिक्योर्ड भी हो सकते हैं। अगर सिक्योर्ड हैं तो उस केस पे उस पर चार्ज क्रिएट होना चाहिए। अगर कंपनी का जो डिपॉजिट है वो सिक्योर्ड नहीं है, तो उसे बोला जाता है अनसिक्योर्ड डिपॉजिट। जो कंपनी ने एक्सेप्ट किया डिपॉजिट, वो कंपनी रीपे करेगी एज पर एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट के बेसिस पे टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइडेड है। अगर कंपनी फेल हो जाती है पे करने के लिए, मतलब कंपनी पे नहीं करती, इंटरेस्ट नहीं पे करती, तो उस केस में जो डिपॉजिटर है वो डिपॉजिटर चला जाएगा ट्रिब्यूनल के पास। ट्रिब्यूनल एक ऑर्डर पास कर देगी और कंपनी को बोल देगी कि जो इनका नुकसान हुआ है, डैमेजेस कोई भी इनकर्ड हुए हैं, इनका पूरा पैसा वापस करो। प्रोवाइडेड कंपनी जो डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व में पैसा जो डाला हुआ है पीछे, जो एक लिक्विड फॉर्म में रखवाना पड़ता है, वो किसी और पर्पस के लिए यूज़ नहीं करेगी अदर देन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। बस इसी पर्पस के लिए डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये आपके थे प्रोविजंस रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। कुछ स्पेशल पॉइंट्स दिए हैं कि कुछ ये प्रोविजंस, ये क्लॉसेस हैं 73
जो सब सेक्शन डिफाइन करता है 73 सब सेक्शन 2, कुछ चीज़ें ये प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होती। अगर वो एक्सेप्ट करती हैं मेंबर से पैसा एक्सीडिंग 100% ऑफ फ्री रिजर्व प्लस पेड अप कैपिटल प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर आप 100% से ज़्यादा 100% ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, तो उस केस में ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता प्राइवेट कंपनी में। स्टार्टअप कंपनी है, अगर 5 साल हुए हैं, 5 साल तक नहीं लगता, अगर ये फुलफ़िल करेंगे तो उस केस में भी नहीं लगेगा। विच इज़ नॉट अ एसोसिएट और सब्सिडरी कंपनी। अगर आप बोरो करते हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक से, जो कि कम है, 2 गुना कम है पेड अप कैपिटल और 50 करोड़ से, विच एवर इज लोअर, और कंपनी ने कहीं भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया होना चाहिए, तो ये जो सेक्शन है ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप बेसिक, बस यही बात बताई गई है इसके अंदर, अगर आप 100% से ज़्यादा 100% ऑफ पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम से ज़्यादा अगर एक्सेप्ट करते हो तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता। अब डिस्क्लेमर क्लॉज दी हुई है, डिस्क्लेमर क्लॉज दी हुई है रजिस्ट्रार ने, एमसीए ने। एमसीए कहता है कि कोई भी कंपनी अगर हमारे पास कोई फाइलिंग करती है, अगर कोई भी सर्कुलर फाइल होता है हमारे पास, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अप्रूव्ड कर दिया है, ऐसा नहीं है कि हम अप्रूव कर देंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया अगर पार्टी ने डिपॉजिट कराया। जैसे कोई भी डिपॉजिट की डिटेल, कंपनी ने डिपॉजिट की डिटेल जमा करा दी बाय फाइलिंग स्पेसिफाइड फॉर्म टू आरओसी, कहता है इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अप्रूवल दे दी है, कहता ये पूरी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते, हमें नहीं पता कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, साउंडनेस क्या है, तो हम अपनी लायबिलिटी से बच रहे हैं। जो भी डिपॉजिटर है वो खुद ही देखेगा कंपनी की साउंडनेस क्या है, ड्यू डिलिजेंस खुद ही करेगा बिफोर इन्वेस्टिंग इन द डिपॉजिट स्कीम। तो एमसीए ने पूरे हाथ खड़े कर दिए कि हम लायबल नहीं होंगे किसी भी केस में। नेक्स्ट है, कंपनी अगर पैसा उठाती है पब्लिक से पैसा उठाती है तो उस केस में एलिजिबल कंपनी आर एंटाइटल्ड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। एलिजिबल कंपनी मैंने आपको बताया था कौन सी होती है। एलिजिबल कंपनी वो कंपनी है जिनकी नेट वर्थ 100 करोड़ से ऊपर है और टर्नओवर जिसकी 500 करोड़ से ऊपर है, वही एलिजिबल हैं, अदरवाइज एलिजिबल नहीं है। तो इसके अंदर हमने ये पढ़ना है सेक्शन 76, अगर एक्सेप्ट करते हो पब्लिक से पैसा अदर देन मेंबर, तो इसके अंदर कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या है, आपको पहला केस तो पूरा फुलफिल करना पड़ेगा, पब्लिक कंपनी है तो वो सारी की सारी फुलफिलमेंट करेगी जो कंडीशंस दी हुई हैं केस 1 के अंदर। सेकंड केस कह रहा है कि आपको सबसे पहले क्रेडिट रेटिंग करवानी पड़ेगी, और अगर क्रेडिट रेटिंग आपकी डी होती है इस बार तो उसे रिन्यूअल भी कराना पड़ेगा। क्रेडिट रेटिंग का मतलब होता है, क्रेडिट रेटिंग का मतलब होता है हर एक कंपनी की परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया होता है, और क्राइटेरिया कोई स्पेसिफाइड होता है कि इसके बेसिस पे कुछ इन्हें AAA+ कुछ रेटिंग दी जाती है इन्हें। अगर इन्हें रेटिंग प्रॉपर मिल जाती है तो उसके बेसिस पे इनके डिपॉजिट्स कंसिडर होते हैं। तो हर एक कंपनी को अपनी 1 साल में एक बार क्रेडिट रेटिंग करानी पड़ती है, और क्रेडिट रेटिंग कराने के बाद आपको इस रेटिंग की डिटेल देनी पड़ती है रजिस्ट्रार के पास अलॉन्ग विद द फाइलिंग ऑफ फॉर्म नंबर DPT 3। कंपनी की क्रेडिट रेटिंग बिलो रेटिंग से कम नहीं होनी चाहिए जो कि अप्रूव्ड की है। अप्रूव्ड किसने की है,
आरबीआई ने अप्रूव किया है, एनबीएफसी के लिए किया है, ये इनके लिए की हुई है, फाइनेंशियल कंपनीज के लिए की है, तो वो फुलफ़िल करनी है जो इशूड गाइडलाइंस है आरबीआई की। एलिजिबल कंपनी एक बार ही क्रेडिट रेटिंग कराएंगी, साल में एक बार क्रेडिट रेटिंग मैंडेटरी है और उसकी रिटर्न फाइल करनी है आपने डीपीटी 3 के अंदर। थर्ड स्टेप है, पब्लिक से बोरो करने जा रहे हो तो अगर वो सिक्योर्ड पार्ट है तो उस केस में आपको इसका चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा एसेट पे। चार्ज कैसे क्रिएट हो रहा है, क्या होता है चार्ज, तो वो सारा का सारा इससे पिछली एक वीडियो बनी है क्रिएशन ऑफ चार्ज, वो सारा कुछ बताया मैंने। उसके बाद आपने सर्कुलेट करना है न्यूज़पेपर के अंदर। एलिजिबल कंपनी जो भी होगी, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, वो सर्कुलेट करेगी डीपीटी 1 के अंदर, एक इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, एक लोकल लैंग्वेज के अंदर, जहाँ पे आपका रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड है, और एक आप प्लेस करोगे अपनी वेबसाइट पे अपना सर्कुलर। ये था कि क्राइटेरिया कैसे हम कैसे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब डिपॉजिट्स के अंदर क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, ये कह रहा है डिपॉजिट्स के अंदर सारा कुछ इंक्लूड होगा, बट इन सब को छोड़ के जैसे कि कोई भी अगर आप पैसा रिसीव करते हो गवर्नमेंट से, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे कोई गवर्नमेंट से गारंटी रिसीव की है, चाहे आपने कोई लोकल अथॉरिटी, कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जो इन कंसल्टिंग अंडर द पार्लियामेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव, गवर्नमेंट से किसी भी तरह से पैसा रिसीव किया, उसे डिपॉजिट नहीं बोलते। अगर आपने फॉरेन गवर्नमेंट से पैसा रिसीव किया है, दैट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ डिपॉजिट्स। फॉरेन गवर्नमेंट से रिसीव किया है, इंटरनेशनल बैंक से रिसीव किया है, कोई फॉरेन गवर्नमेंट ओन डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उससे रिसीव किया है, कोई अथॉरिटी, कोई पर्सन बाहर रहता है इंडिया से, उससे रिसीव किया है। लोन फ्रॉम बैंक, कंपनी, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन लिया, दैट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ डिपॉजिट्स। बैंक अगर देता है कोई लोन, डिपॉजिट नहीं माना जाता, ठीक है। कोई बैंक की सब्सिडरी है वो दे रही है तो भी नहीं माना जाएगा। कोई बैंकिंग नोटिफाइड किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कोऑपरेटिव बैंक हो गए, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, कोई रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, और शेड्यूल बैंक हो गए। कमर्शियल पेपर से पैसा बोरो किया, दैट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स। इंटर कंपनी लोन, आपस में एक कंपनी दूसरी कंपनी में, तो उस केस में कोई और सेक्शन अप्लाई होता है, ये अप्लाई नहीं होता। अगर आपने कोई पैसा, एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया है, देखो एप्लीकेशन का पैसा तब तक कंपनी यूज़ नहीं कर सकती जब तक कंपनी अलॉटमेंट नहीं करती। अगर कंपनी विद इन स्टिपुलेटेड टाइम कंपनी अगर अलॉट नहीं करती, देन कंपनी इज़ लायबल टू पे इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट से बचना है तो 15 दिन के अंदर सारी पेमेंट करनी पड़ेगी, तो ये रिफंड हो सकता है ये पैसा, दैट डज नॉट ट्रीटेड एज पब्लिक डिपॉजिट। अमाउंट अगर डायरेक्टर से लिया है तो भी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, कोई बॉन्ड इशू करके लिया है तो भी डिपॉजिट्स नहीं माना जाएगा। डिपॉजिट्स के अंदर फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं जो पब्लिक करवाती है। कोई अगर पैसा एक्सेप्ट किया निधि कंपनी में, निधि कंपनी ने पैसा एक्सेप्ट किया है, वो पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट किया है ताकि उन्हें हर साल इंस्टॉलमेंट कंपनी पे करेगी, इसलिए पैसा रिसीव किया है, तो उस केस में ये डिपॉजिट्स नहीं माना जाएगा। कोई और एडिशनल कंट्रीब्यूशन रिसीव किया ओवर एंड अबव द अमाउंट, तो वो आपने मेड बाय द कंपनी एज अ पार्ट ऑफ सच प्रॉमिस शैल बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट्स।
कोई अनसिक्योर्ड लोन लिया प्रमोटर से, वो भी डिपॉजिट नहीं माना जाता। कोई एम्प्लॉय सिक्योरिटी डिपॉजिट्स require employees a deposit that does not exceeds their annual salary, और नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी होती है ये डिपॉजिट्स के अंदर नहीं आती। ट्रस्ट, कोई भी नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग अमाउंट रिसीव किया एंड हेल्ड इन ट्रस्ट दैट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ डिपॉजिट्स। सप्लायर से आपने एडवांस लिया है, सिक्योरिटी डिपॉजिट कराई है, कोई कैपिटल एडवांस लिया है, तो सारा कुछ उस पर्पस के लिए यूज़ होगा, बट इस पर्पस के लिए यूज़ नहीं होगा। जैसे कोई आपने एडवांस लिया सप्लाई के लिए, तो वो पैसा आपने उसकी प्रोविजनिंग, अगर सर्विस करनी है तो प्रोविजनिंग करोगे आप जब पैसा एक्सेप्ट किया। अगर आपने पैसा रिसीव किया है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, तो वो पैसा प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ही एडजस्ट होगा। कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट रखाई है, जब परफॉर्मेंस कंप्लीट होगी तो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी रिफंडेड हो जाएगी। कोई आपने कंसिडरेशन फ्यूचर सर्विसेज के लिए लिया है, कोई पैसा एडवांस लिया है, तो उसी पर्पस के लिए यूज़ होगा। तो यहाँ पे बस यही कह रहा है कि जिस पर्पस के लिए पैसा लिया है उस पर्पस के लिए यूटिलाइज होगा, उससे डिपॉजिट्स नहीं माना जाएगा। कोई पैसा एक्सेप्ट किया चिट फंड कंपनी ने, वो भी नहीं माना जाएगा। कोई कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के बेसिस पे पैसा एक्सेप्ट किया है रेगुलेटेड बाय द आरबीआई। कोई पैसा एक्सेप्ट किया स्टार्टअप कंपनी ने, स्टार्टअप कंपनी वही बताया हुआ है कि 5 साल अमाउंट उसका 25 लाख, अगर अमाउंट 25 लाख और मोर रिसीव्ड बाय स्टार्टअप कंपनी इन अ बाय वे ऑफ कन्वर्टेबल नोट, बट कन्वर्जन जो होगी वो आपकी रीपेमेंट विद इन पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। एक सिंगल ट्रांजैक्शन से आपने लिया 25 लाख से ऊपर, दैट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ डिपॉजिट। अमाउंट अगर एक्सेप्ट किया आपने ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के बेसिस पे, जैसे आपने एक्सेप्ट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रियल एस्टेट्स के बेसिस पे, डिपॉजिट के अंदर नहीं आता है। कोई म्यूचुअल फंड जो रजिस्टर्ड है उन्होंने रिसीव किया इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन मेड बाय इट। ये जो ऊपर आपको मैंने बताया है कि ये पैसा जो भी रिसीव किया दैट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ डिपॉजिट। यहाँ तक मैंने आपको बस यही समझाया कि सेक्शन 73 क्या होता है और 76 क्या होता है। 73 कैसे हम बोरिंग कर सकते हैं, जैसे कैसे हम पब्लिक से डिपॉजिट करा सकते हैं, वो सेक्शन 76 है। और अगर आपने मेंबर से डिपॉजिट कराना है तो सेक्शन आपका 73 है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा डिपॉजिटर कौन होते हैं, कितना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, इस पर क्या क्या रेगुलेशंस फुलफ़िल करनी पड़ती है, एमसी की कौन सी रेगुलेशंस फुलफ़िल करनी पड़ती है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।